हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का साइंस का प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें हम यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारा 7 चलेगा। फिर इसके बाद बस इसमें 3 सेट और बचे हैं, तो वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता ही होगी, 17 अक्टूबर 2021 है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा, वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैरोमीटर का। अब लैक्टोमीटर का यूज़ किस में करते हैं, ये भी देख लेते हैं कि किस किस में क्या क्या यूज़ किया जाता है। लैक्टोमीटर का करते हैं अगर हमें मिल्क के लिए, मिल्क की शुद्धता जाननी हो कि वो कितना प्योर है, तो हम लैक्टोमीटर का यूज़ करेंगे। थर्मामीटर का टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ करते हैं। और बैरोमीटर का आ जाएगा वायुदाब को नापने के लिए। और इसमें यूज़ क्या किया जाता है, इसमें पानी, हवा या फिर पारे का मीन्स मरकरी जो होती है Hg, इसका यूज़ किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि वो ऊपर बढ़ रहा है तो क्या होगा, कि अगर एक साथ ऊपर बढ़ जाता है तो मीन्स मौसम ख़राब होने वाला है। इस टाइप से ये चीज़ें देखी जाती हैं। और बैरोमीटर के जो आविष्कारक हैं मीन्स इसके इन्वेंटर हैं, वो हैं टॉरी सेली, ये भी याद रखना है हमें। नेक्स्ट है सदिश मीन्स वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। अब पहले वेक्टर राशि होती क्या है, ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड जिसमें होती है उसको बोलते हैं हम वेक्टर राशि। और अदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी मीन्स स्केलर बोल सकते हैं, तो स्केलर इंग्लिश में और अदिश हिंदी में। ऐसे ही सदिश को हिंदी में सदिश हो जाएगा और इंग्लिश में वेक्टर। तो सदिश में हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। और सदिश में मीन्स से दिशा के साथ मीन्स उसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। अब ये पूछा है इसमें कौन सी है, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, वेग। वेग मीन्स वेलोसिटी। तो इसमें क्योंकि वेलोसिटी में ये होता है ना, चाल में तो अगर चाल पूछा जाए तो अदिश राशि, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जब वेग आ जाता है तो उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो वो इसलिए सदिश हो जाती है। और सदिश में और कौन कौन सी आ सकती हैं, जैसे कि विस्थापन, त्वरण, बल, ये सब। नेक्स्ट है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो जो पेपर स्याही है वो किस टाइप से सोखता है वो बताना है। स्याही सुखाकर या केशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा, ठोसीकरण क्रिया द्वारा या वाष्पीकरण क्रिया द्वारा। तो जो एक ब्लॉटिंग होता है, जब वो पेपर स्याही को सोखता है तो वो किस प्रक्रिया द्वारा सोखता है, केशिका मीन्स कैपिलरी की प्रक्रिया द्वारा। और ऐसे ही जब हम ग्लास में स्ट्रॉ लगा देते हैं, तो जब हम ऊपर उसमें स्ट्रॉ में चढ़ता है वो पानी जिसे हम पियेंगे या फिर वैसे पानी चढ़ता है, तो वो भी कैपिलरी की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो कोई चीज़ का ऊपर इस टाइप से चढ़ना वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरी की प्रक्रिया के द्वारा। और ठोसीकरण क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन इसमें होता है। जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है तो ठोसीकरण। वाष्पीकरण होगा जब लिक्विड से वो वेपराइजेशन में चेंज होगी तो वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। ये हमें मिलान करनी है। इधर विद्युत चुम्बकीय तरंगें दी गई हैं और इधर इनके प्रयोग दिए गए हैं। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, तो एक तो इसमें तो इसका यूज़ पूछा गया, ये तो हम कर ही लेंगे। इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है या वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो गामा किरणों की होती है और सबसे कम किसकी होती है, रेडियो तरंगे की। तो इसको पूरा हमें ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए जिससे कि हम ये सब चीज़ें बता सकें। तो इसके सीक्वेंस को लर्न करने के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, उससे आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इन वेव से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूरी पूछा जाता है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके यूजेस। जो रेडियो तरंग है, तो रेडियो तरंग का यूज़ किस में होगा, हमें पता चल जाएगा कि जहाँ भी सेलुलर फ़ोन या रेडियो वगैरह होगा या टीवी, तो उसमें कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों का यूज़ होता है रेडार वगैरह में और विमान नेविगेशन में, मीन्स रेडार आ गया यहाँ पर भी। तो एरोप्लेन वगैरह के लिए जो यूज़ होती हैं वो होती हैं सूक्ष्म मीन्स माइक्रोवेव तरंगे। नेक्स्ट है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें यूज़ होती हैं जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच होते हैं, जो रिमोट्स होते हैं उनमें जो
किरणें यूज़ होती हैं अवरक्त किरणें। गामा किरणें यूज़ होती हैं कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। जो उसकी दवा में, कैंसर की जो दवा में यूज़ होती हैं वो होती हैं गामा किरणें। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पी का तो थर्ड, फिर क्यू का हो जाएगा सेकंड, आर का हो जाएगा फर्स्ट और एस का हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य दे रखी है 4 मीटर। तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? तो हमें सिंपली क्या याद रखना है, फॉर्मूला हमारा होता है आवृत्ति मीन्स फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू होता है चाल, मीन्स वेग या चाल कुछ भी बोल सकते हैं, वी से डिनोट कर देंगे, अपॉन तरंग दैर्घ्य मीन्स लैम्डा। तो एफ इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। अब हमें निकालना क्या है, वी, क्योंकि चाल निकालनी है तो एफ लैम्डा हो जाएगी। एफ कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज और लैम्डा कितनी दे रखी है 4। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा आंसर 200 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई, उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्वेक्स और अवतल दर्पण को कॉनकेव। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? पहले तो दूरदृष्टि दोष होता क्या है, जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब इसके कारण भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, जैसे ऑप्शंस देखें कि इसमें से कौन सा कारण इसका है या कौन सा नहीं है। तो ये किस किस कारण की वजह से होता है? जो लेंस, नेत्र में हमारा लेंस होता है आई लेंस, उसकी गोलाई जो है वो कम हो जाती है एक तो ये, और लेंस की जो फोकस लेंथ है मतलब फोकल दूरी है वो बढ़ जाती है। अब जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो हमेशा क्षमता जो है उसकी पावर वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि फोकस दूरी और क्षमता दोनों अपोजिट होते हैं। तो ये याद रखना है कि गोलाई तो कम हो जाती है लेंस की, फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता कम हो जाती है। ये 3 कारण होते हैं। तो इसकी वजह से जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जब निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना के आगे, मतलब पहले ही बन जाता है, क्योंकि केवल पास की दिखाई देती है, दूर की दिखाई कम देती है। नेक्स्ट है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसमें क्या है, हमें ओम का नियम लगाना है, V इक्वल्स टू आई आर, ये हमें पता है। पूछा क्या है, धारा, तो हम I को लेकर चलेंगे, I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन आर। ये सिंपल हो गया। अब हमें अगर नई I निकालनी है मीन्स I डैश हम निकाल रहे हैं, V को स्थिर रखा गया है तो V को ऐसे ही रहने देंगे। प्रतिरोध को आधा किया गया है तो R अपॉन 2। जब हम दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा I डैश अपॉन I, इसे पहले ले रहे हैं हम, तो V अपॉन R अपॉन 2 उल्टा हो जाएगा R अपॉन V। तो V से V कट हुआ, R से R कट हुआ, ये 2 ऊपर जाएगा तो मीन्स वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो जो अगर हम प्रतिरोध को आधा कर रहे हैं तो धारा क्या हो जाएगी, दुगनी। ऑप्शन बी। बस इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़रूरी पूछा जाता है, किसी में भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला यही याद रखना है, V इक्वल्स टू आई आर। नेक्स्ट है, नौ प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है। प्रतिरोध दे रखा है 9, तार को दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रो होती है हमारी प्रतिरोधकता, तो इसमें इसको हमें छेड़ना नहीं है, किसको देखना है, बस तार को दुगना करना है। तो लंबाई तो जितनी है उतनी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि लंबाई अगर ये पूछा जाता, लंबाई, तार की लंबाई को दुगना करा जाता है तो लंबाई में चेंज करते। अब क्या है, इतना तार था उसको दुगना कर दिया तो मीन्स उसकी जो मोटाई है वो कितनी हो गई, उसकी डबल। तो उस पर किससे फ़र्क पड़ेगा, क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, रो L अपॉन क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 9 प्रतिरोध तो हमें दे ही रखा है, पहले वाले का तो हो जाएगा 9। अब नया वाला क्या होगा हमारा, उसको देखना है। तो R डैश हमारा कितना हो जाएगा, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो R की जगह क्या रख देंगे, 2R, तो कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर। अब दोनों का ऐसी रेशियो निकाल लेंगे, R डैश अपॉन R, तो हमारा सारा कट हो जाएगा, सिंपल बचेगा क्या, यहाँ पर लिख लेंगे रो L अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, फिर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो L, यहाँ पर लिख देते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। रो L अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर उल्टा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन रो L, ये कट हो गया, पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर कट हो गया, ये पूरा क्या बचा, R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की थी 9, तो 9 अपॉन
4। 9/4 को अब हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25 ओम। यही पूछा गया था कि नई प्रतिरोध की गणना इसमें करनी है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, R = ρL/A। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो केमिकल एनर्जी, पहले तो केमिकल्स होते किस में? हीटर में नहीं होते, ना हेयर ड्रायर में होते, ना पंखे में होते, किस में अंदर होते हैं? विद्युत सेल में। तो विद्युत सेल जो है वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? तो जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है उसमें क्या होता है कि जो अंगूठा होगा वो किसको दिखाएगा? चालक की गति की दिशा को। और जो तर्जनी उंगली होती है हमारी, वो किसको दिखाती है? फ्लक्स की लाइन। मीन्स हमारा इस टाइप से हो जाता है कि जैसे अंगूठा होगा तो वो तो दिखा देगा चालक की दिशा, और ये जो उंगलियां ऐसे करके मुड़ती हैं ये फ्लक्स की लाइन को शो करती हैं जब हम ऐसे अंगूठे को खड़ा करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी थी? तो इन सब के जो विकास की नींव थी वो किसने रखी थी? ये रखी थी हाइनरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज ने। तो ये हमें नाम याद रखना है, हाइनरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? अब हमें एक अवस्था से, जैसे अगर मान लो सॉलिड से ही हमें लिक्विड में जाना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं ना, तब वो लिक्विड में चेंज कर हो जाता है। मेल्ट करने के लिए क्या करना होगा? उसका टेम्परेचर चेंज, या फिर लिक्विड को सॉलिड में करना होगा तो भी। तो जब भी किसी चीज़ को हमें अवस्था को उसको चेंज करना है, स्टेट को चेंज करना है, तो क्या करना होगा? उसमें किस में परिवर्तन करना होगा? उसके टेम्परेचर में। जैसे ठोस पदार्थ को अगर हम ऊष्मा दे देते हैं, उसका तापमान बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। इसी टाइप से लिक्विड को फिर चेंज कर सकते हैं हम वेपराइजेशन में, मीन्स गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसमें बताना है कि जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में सिद्धांत दिया था, और इसके ये सिद्धांत किस पे संबंधित था? रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन से रिलेटेड था। अब इन्होंने क्या दिया था? रासायनिक संयोजन के अंतर्गत ही दो नियम आते हैं, एक तो द्रव्यमान संरक्षण वाला आता है और एक निश्चित अनुपात वाला आता है। तो ये दोनों इसी के अंडर में आते हैं। तो इसका लॉ कहता क्या है? द्रव्यमान वाला, इसमें ये पूछा गया है, वो कहता है कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, मतलब उसे और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक कौन से पदार्थ होते हैं? इसमें ऊर्ध्वपातन जो प्रक्रिया होती है, सब्लिमेशन जो होती है, उसमें क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट वेपराइजेशन में चेंज हो जाता है, या डायरेक्ट वेपराइजेशन से सॉलिड में, मींस लिक्विड वाली स्टेट है उसको स्किप कर देते हैं। तो कोई भी पदार्थ जब ठोस से डायरेक्ट बिना लिक्विड में, बिना द्रव में चेंज हुए वाष्प में बदल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब इसमें क्या होता है? इसमें कौन कौन से होते हैं? कपूर भी होती है, कैम्फर, नेफ्थलीन भी होती है, अमोनियम क्लोराइड भी होती है, NH4Cl। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? तो ये जो सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, ये ऊर्ध्वपातन का पदार्थ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो 13 हमें पढ़ते ही पता चल जाएगा 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का। नहीं भी पता है तो कोई नहीं, लेकिन वैसे एल्यूमिनियम का होता है। अब इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो हम कैसे भरते हैं? हमारी सेल होती है KLMN, 4 सेल होती हैं। सबसे पहले में 2 भरते हैं, ठीक है, 2 हो गए। अब कितने बचेंगे आगे? फिर कितने भरते हैं? 8। अब 10 तो कंप्लीट हो गए, कितने बचे? केवल 3। तो कितनी सेल फिल हुई है इसके लिए? 2, 8, 3। तो कितने हो जाएंगी? इसमें पूछा है कितनी सेल हैं? केवल 3 सेल। हमेशा ये याद रखना है किसके अकॉर्डिंग भरते हैं? 2n²। ये फॉर्मूला याद रखना है, 2n²। जब यहाँ पर 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 8 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। जब 4 रखेंगे तो 32। इतने ही मैक्सिमम भर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं भर सकते। नेक्स्ट है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक आदर्श गैस को स्थिर
पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इसके गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। पहले हमें टेम्परेचर दे रखा है यहाँ डिग्री सेल्सियस में। हमेशा जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम टेम्परेचर को केल्विन में ही लेंगे। तो हमने ये ले लिया टी, कितना हो जाएगा, T1 ले लेते हैं। T1 हो जाएगा 27 प्लस 273, केल्विन में चेंज करने के लिए हमेशा 273 ऐड करेंगे, 300 केल्विन। और V ले लिया, V1 हमने, V हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक तो V2 कितना हो जाएगा 2V, क्योंकि आयतन दुगना का है, T2 हमें निकालना है। इसमें ये फॉर्मूला होता है, हमें ये याद रखना है, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। V1 कितना है V, T1 कितना है 300, V2 कितना है 2V, T2 हमें निकालना है। V से V कट हो गया तो T2 कितना आ जाएगा हमारा 600। तो यही हमसे पूछा था कि इसमें कितना है 600। अब ये 600 जो आया, हमें ये नहीं कि डायरेक्ट ऑप्शन डी में 600 दिख रहा है ये लगा देंगे। 600 हमारा आया था केल्विन में, और तब की हमसे ये ऑप्शन में है डिग्री सेल्सियस। 600 से 273 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसमें 600 दिया गया है कन्फ्यूज़न के लिए। तो वो हमें टिक नहीं करना, याद रखना है कि ये केल्विन में है और हमें फिर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। क्षार मीन्स बेस किस टाइप के होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, संक्षारक होते हैं, स्वाद में कसैले होते हैं, या स्पर्श करने में साबुन जैसे होते हैं। तो क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण मीन्स सॉल्ट तथा वाटर बनाता है, और इसका स्वाद कैसा होता है, कसैला। ये संक्षारक के रूप में यूज़ किए जाते हैं और इस छूने में साबुन के जैसे होते हैं। लेकिन जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो कौन होते हैं, एसिड, अम्ल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका बुक में आंसर गलत दिया हुआ है सी, जबकि क्षार जो है वो स्वाद में कसैले होते हैं। तो ये ऑप्शन हमें ए लगाना है, स्वाद में खट्टे। और ये कि कौन, इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 से ज़्यादा होती है इसकी पीएच। और ये लाल लिटमस को, रेड कलर का जो लिटमस होता है उसे ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी, तत्व की परमाणु संख्या, या कह सकते हैं उसके परमाणु क्रम जो होता है उसके बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग थी। और जो पुरानी आवर्त सारणी थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो कीटाणु रहित मीन्स कीटाणु को हटाने के लिए जो किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसी को विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है, या इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और इसमें जो है क्लोरीन की तरह एकदम तेज गंध निकलती है। पीने के जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। अब औरों के भी हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा का क्या होता है। बेकिंग सोडा का होता है हमारा NaHCO3। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा हमारा Na2CO3। बस इस दोनों में हमें कन्फ्यूज़न याद रखना है कि बेकिंग सोडा का NaSCO3, वॉशिंग सोडा का Na2CO3। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOHO। और जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, इसका क्या होता है, नमक। जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं ना वो होता है सोडियम क्लोराइड, और कास्टिक सोडा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट है भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु। तो जो अर्थ की भूपर्पटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली धातु होती है वो होती है एल्यूमिनियम Al। सबके साइन भी देख लीजिए, आयरन का लोहा मीन्स आयरन Fe हो जाएगा, सोडियम का Na और कैल्शियम का Ca। अब इसमें यह भी ध्यान रखना था कि इसमें धातु पूछी गई थी, अगर अधातु पूछी जाती तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। तो जो रसोई में LPG जो गैस यूज़ होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें इथाइल मरकैप्टेन को मिला दिया जाता है, ताकि जो अगर गैस लीक होने लगे तो उसकी जो बदबू आती है ना उससे हमें पता चल जाए, वो इसी की बदबू होती है इथाइल मरकैप्टेन की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5SH।
नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो उसको कहा जाता है भंजन, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो उसको कहा जाता है निष्पादन। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया जिसमें गर्मी और प्रकाश पैदा होती है उसको कहा जाता है दहन, मीन्स कंबसन, जैसे लकड़ी का जलना या मोमबत्ती का जलना। और यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट, जीवन की जो मेन उसका आधार है वो कौन होता है? कोशिका, मीन्स सेल। और इसकी खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति, मतलब जो छल्ले के रूप में पाई जाती है जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, इसको बोल देते हैं लैटरल मेरिस्टेम। ये पौधों में पाए जाते हैं। और लैटरल होता है मीन्स पार्श्व स्थिति में ये पाए जाते हैं, और इनसे जो पादपों की जो पौधे होते हैं उनकी मोटाई में वृद्धि होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है। तो जो पुरुषों के गुणसूत्रों में समूह होता है वो होता है XY, और स्त्रियों के में होता है XX। और गुणसूत्रों की संख्या होती कितनी है? 46। जैसे ही मेन जो होती है वो 46 ही होनी चाहिए, जैसे ही 46 से चेंज होता है, जैसे अगर 46 से 47 हो जाता है तो सिंड्रोम पैदा हो जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है इस टाइप से। नेक्स्ट है श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो कौन ऐसा है जिसमें ना तो श्वसन का अंग होता है, ना उत्सर्जक का, ना परिसंचरण मीन्स ट्रांसपिरेशन का अंग? तो वो होते हैं स्पंज। स्पंज में ये तीनों ही अंग नहीं होते हैं। ये किस टाइप के होते हैं? पॉरीफेरा, समुद्री जीव होते हैं, और ये मीठे व खारी पानी में पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों का क्या होता है? तो जो स्तनधारी जानवर होते हैं जैसे नॉर्मल ह्यूमंस, उनमें कितने चैम्बर्ड का हृदय होता है? 4 चैम्बर्ड का। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 आलिंद होते हैं ऑरिकल, 2 आलिंद हो जाएंगे जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑरिकल, और 2 निलय होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और 2 कक्षीय हृदय किस में होता है? फिश में, मछली में जो होता है वो 2 कक्षीय हृदय होता है, और 3 कक्षीय किस में होता है? क्रोकोडाइल में, या घड़ियाल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ABO, खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार। तो ये जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ABO और AB, ये दिए किसने थे? कॉल लॉर्ड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने की थी, और इन्हें ही सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी के लिए 1900 में। नेक्स्ट है ऊर्जा का उपयोग करते समय पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो जब भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो जो पायरुविक एसिड होता है उसका विघटन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कैफ्स, जो कैफ्स साइकिल होती है वहाँ पर यह प्रक्रिया होती है। और कैफ्स चक्र को ही ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज़ हमें याद रखनी है, इसी में ही पूरी ऊर्जा जो है इसी में संचित रहती है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। कि पावर हाउस पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, तो मतलब केवल पास की वस्तुओं को देख पा रहा है, दूर की नहीं देख पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। और जब वो केवल दूर की वस्तुओं को देख पाएगा तो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती हैं? स्वैच्छिक होती हैं जिन या इन्हें रेखिक पेशियां भी बोल सकते हैं, मीन्स लीनियर मसल्स। ये कौन सी होती हैं? जिनमें हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो जिगर, लिवर में अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हार्ट, वो भी अपनी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं चलता। ना फेफड़ा, लेकिन जो हाथ होता है वो हमारी मर्जी से चलता है, हम कैसे भी चला सकते हैं उसको, कुछ भी काम कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो उसको बोलेंगे स्वैच्छिक मांसपेशियां। नेक्स्ट है पेप्सिन में, पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एंजाइम है। तो पेप्सिन जो है वो कहाँ से निकलता है? पेप्सिन निकलता है आमाशय से। तो मीन्स पैनक्रियाज जो होता है वहाँ पर जठर ग्रंथि होती है, उसके द्वारा ये पेप्सिन एंजाइम स्रावण होता है। और अगर पूछा जाए स्टोमक में कौन सा एसिड होता है, वहाँ पर होता है HCl। शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है? जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण होता है वृषण, मीन्स टेस्टिस में। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो रिकेट्स हमें देखना होगा किसकी कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से।
और इसी से ही सूखा रोग भी होता है। इसके लिए क्या लेना चाहिए, सूर्य की जो रोशनी होती है उसमें होता है विटामिन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो कौन सा रोग ऐसा है जो वायरस की वजह से होता है, तो वो होता है खसरा। खसरा और रेबीज ये जो होता है दोनों ही वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है रक्त अल्पता, मीन्स रक्त की कमी। रक्त की जब कमी हो रही है तो किसकी वजह से होगी, रक्त में आरबीसी की जब आरबीसी कम हो जाती है तो उसको ही बोला जाता है रक्त अल्पता या फिर एनीमिया। एनीमिया जो होता है वो खून की कमी की वजह से होता है और खून में हमारा क्या होता है, ये आरबीसी। नेक्स्ट है एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है, तो जो एचआईवी वायरस होता है उससे क्या हो जाता है, एड्स। अब इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप आ जाएगा एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है, तो थैलोफाइटा में कौन सा नहीं होता है ये देखना है। कारा भी है, उल्बा भी है, स्पायरोगायरा भी है, लेकिन जो रिक्सिया है वो थैलोफाइटा के अंदर नहीं आता है। ये किस में आता है, ब्रायोफाइटा में। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, आलू के पौधे का जो सब्जी के रूप में भाग हम यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, तना मीन्स स्टेम। और आलू में कौन कौन से विटामिन होते हैं, बी और सी, ये दोनों। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो जो एक पौधा होता है उसका जो बीज होता है जब उसमें से नया पौधा निकलना होता है तो वो किसके रूप में जाना जाता है, भ्रूण। क्योंकि भ्रूण के रूप में पहले होता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होके पौधा बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन कुनैन का एक स्रोत है, तो जो कुनैन होती है मलेरिया के लिए जब यूज़ की जाती है दवाई कुनैन, वो कहाँ से मिलती है, सिनकोना के पेड़ से। पोलियो वैक्सीन की खोज, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, जोनास सॉल्क। जोनास सॉल्क ने की थी। और पोलियो जो है वो किसकी कमी की वजह से होता है, वो वायरस से होता है, लेकिन इंडिया पोलियो फ्री कंट्री में काउंट होता है। और पोलियो अभियान की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 1995 में। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो जो विश्व का पहला या दुनिया का पहला जो मानव प्रत्यारोपण है वो कब किया गया था, 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। और ये किसने किया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। पेड़ की आयु का निर्धारण, जो पेड़ की आयु पता चलती है कि वो कितना पुराना है, ये पता चलती है वार्षिक फलियों की संख्या से। तो जो पेड़ की वार्षिक फलीय संख्या या फिर कह सकते हैं एनुअल रिंग जो होती हैं, उससे वृक्ष की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म क्या है, तो अब ये नाम से ही पता चल रहा है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे जियोट्रॉपिज्म, तो जियो नाम से ही पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। तो ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में जो पौधे ऊपर की साइड बढ़ते हैं उसको ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। नेक्स्ट है मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है, तो जो वोकल कॉर्ड से हमारी ध्वनि निकलती है वो किसकी वजह से निकलती है, कंपन, जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी वजह से। वोकल कॉर्ड को हिंदी में स्वर तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो जब हमारे कहीं भी चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए यूज़ किया जाता है केवल समसूत्रण सेल विभाजन का यूज़ किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।